जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सारे ठीक हैं? अच्छा जी, एक तो ये है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी जो है ना वो दबा लें आप लोग ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सके। मैं अब ये लास्ट तकरीबन मॉड्यूल कवर करने वाला हूँ फाइनल सिलेबस का। तो इसके अंदर अब आपको सारी की सारी जो है ना छठे से लेके 13वें मॉड्यूल तक सारे शॉर्ट लेक्चर भी और उनका क्विक रिव्यू भी जिसके अंदर मैंने शॉर्ट एमसीक्यूज़ लॉन्ग बताए हुए हैं वो भी वीडियोज़ आ गई हैं। ठीक है? और अभी जो नेक्स्ट है ना इनके मतलब नोट्स वाली वीडियो भी आएँगी जिनमें नोट्स समझाऊँगा सारे के सारे। ठीक है? उसके बाद एमसीक्यूज़ फाइलें जो है ना वो सारी की सारी सॉल्व करवाऊँगा इंशाल्लाह। वो भी आ जाएँगी तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक मेरे चैनल पे दिया हुआ है ना अबाउट में जाएँगे, तो वहाँ पे उसको जॉइन करके जो है वो मेरी हेल्प आप किसी भी तरह से जो है ले सकते हैं। तो आज हमने जो मॉड्यूल पढ़ना है वो है कंसेप्ट ऑफ लीवरेज। दरअसल लीवरेज क्या होता है? लीवर से निकला है, लीवर से मुराद ऐसी चीज़ होती है जिसको आप फ़ोर्स लगा के अपनी फ़ोर्स बढ़ा देते हो और गाड़ी जो होती है ना उनको बाज़ औक़ात हमने उठाना होता है, वैसी चीज़ें जिनको हमने लेके चलना होता है और वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती हैं, तो उनको हम लीवर कर लेते हैं, यानी कि उनको तेज़ करते एनहांस करने के लिए ना किसी भी चीज़ की पावर को वो पॉप चाहे वो प्रॉफ़िट हो, चाहे वो कॉस्ट को कम करना हो, चाहे प्रॉफ़िट बढ़ाना हो, प्रॉफ़िट को लीवर करना हो, तेज़ करना हो, वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो लीवरेज कहलाता है। मॉड्यूल नंबर 10वां 11वां जब देखोगे तो ये 12वें की समझ भी आ जाएगी आपको, ठीक है? तो ये लीवरेज क्या होता है जी, ये देखते हैं हम। 2 तरह के लीवरेज होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग लीवरेज और एक क्या होता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है ना वो आपके फ़िक्स्ड ऑपरेशंस वाले जो भी एसेट होते हैं ना, उनकी कॉस्ट को फिक्स करने का नाम है। यानी कि 2 तरह के ये जो ऑपरेशंस हैं ना, एक ऑपरेटिंग लीवरेज है और एक जो फाइनेंशियल लीवरेज है। फाइनेंशियल लीवरेज से मुराद है कि आप ऐसे लीवरेज मैंने पहले भी बताया कि इसका मतलब है कि तेज़ कर लो। आपका मकसद होता है कि आपकी सेल बढ़ जाए, आपका प्रॉफ़िट बढ़ जाए, आपका जो रिटर्न होता है ना शेयर होल्डर का वो बढ़ जाए, ठीक है? तो ये वाली चीज़ जो है ना इसका नाम क्या है भला? लिवरेज है। तो आपने किस तरह से बढ़ा सकते हो, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ना, वो हमने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़ वो आ रहा होता है। अब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ना दरअसल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मौजूद जो आपका प्रॉफिट होता है ना, सेल्स, इनकम, उसको आपने बढ़ाना होता है। अब जब आप सेल्स वगैरह बढ़ाते हो तो ज़ाहिर है उसके लिए आप लोग क्या करोगे आप लोग कि आप अपने उन ऑपरेटिंग देखो ऑपरेटिंग लेवरेज से लफन निकला है ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल लेवरेज से निकला है फाइनेंशियल कॉस्ट। तो जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है उसके अंदर आप फिक्स कर दोगे अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को। आप ऐसे सोर्सेज़ यूज़ करोगे फाइनेंस के कि जिनसे आपकी जो देने वाली कॉस्ट है ना, आपका जो आपने रिटर्न देना है, ठीक है? कॉस्ट के ऊपर जो आपने कॉस्ट अदा करनी है वो फिक्स रहे, ठीक है? और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना जिसके अंदर आपने सेल्स वगैरह बढ़ानी होती है, इनकम टैक्स कॉस्ट वगैरह जो आपके ऊपर पड़ रही होती है, उस कॉस्ट को आपने फिक्स कर देना है ताकि आपकी सेल जो है ना वो बढ़ जाए। तो जो ऑपरेटिंग लिवरेज होगा, ऑपरेशंस जो होते हैं आपके मुख्तलिफ तरह की कंपनी में जिनसे आप सेल, इनकम और रेवेन्यू बढ़ा रहे होते हो, उसके अंदर आपने अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को फिक्स कर देना है। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है जी, फिक्स्ड एसेट है वो हमारा। इसी तरह हमारी गाड़ी है, वो फिक्स्ड एसेट है। ठीक है? अगर आपने बिल्डिंग के अंदर आपने फैक्ट्री लगाई हुई है और फैक्ट्री के अंदर ना आप डेली के 100 शूज़ बना रहे हो आप लोग, ठीक है? 100 शूज़ बना रहे हो तो आपने उसका 10,000 रुपए रेंट देना है। अगर आप उसमें ₹200 बना रहे हो तो तब भी आपने उसका 10,000 ही देना है। अगर 300 शूज़ बना रहे हो तब भी आपने उसका इतना ही देना है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट वाले जो एसेट होते हैं ना, उनकी कॉस्ट को हम फिक्स कर लेंगे तो हमारी सेल जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि आप बिल्डिंग वगैरह जो है ना इस तरह के जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ना, उनकी कॉस्ट जिनकी फिक्स होती है उनके बढ़ाने से आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। जिसका मतलब हुआ अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो इन फिक्स्ड ऑपरेटिंग वाली जो फिक्स्ड एसेट है उनकी कॉस्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कॉस्ट सेम रहेगी। तो ऐसी चीज़ें जिनकी कॉस्ट फिक्स रहेगी ऑपरेशंस के अंदर, वो वाली आपके लिवरेज जो है वो उसका परफ़ॉर्म वो आपकी जो सेल्स हैं उनको लिवर कर देगी, उनको बढ़ा देगी। अब आ गया जी फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज से मुराद है कि ऐसे सोर्सेज़ को लेके आओ आप या फिर ऐसे सोर्सेज़ को मतलब कि ना इंट्रोड्यूस करो या ऐसे सोर्सेज़ से आप फाइनेंसिंग करवाओ कि जिनके ऊपर कॉस्ट फिक्स देना पड़े। तो वो कौन से होते हैं? वो इक्विटी वाले नहीं होते। इक्विटी तो लगनी ही लगनी है, जो भी आपके शेयर होल्डर हैं वो तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन और आपने फाइनेंसिंग करवानी है तो आप ऐसे सोर्सेज़ से फाइनेंस करवाओ अपने बिज़नेस के अंदर पैसा कि जिनके ऊपर कॉस्ट जो है ना आपने वो फिक्स देनी है। और वो कौन से होते हैं भला? वो होते हैं डेट। वो उधार होती है, बोरो किया हुआ
जो है ना आपने पैसा अगर आप लेके लगाओगे तो उससे आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर ना एक 10%, 7%, 8, 9, 10% जो है वो सिर्फ आपने उसके ऊपर कोस्ट वो देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, और उसके बाद आपके पास सारे का सारा प्रॉफिट कंपनी के अंदर बच रहा होता है। तो बात सिंपल ये हुई कि आपकी जो ऑपरेटिंग लीवरेज है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज वो फिक्स्ड एसेट वाले जो कॉस्ट है ना उनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी बढ़ सकती है, और जो फाइनेंशियल कॉस्ट है ना वो ऐसे फाइनेंशियल सोर्सेज को बढ़ाने से जिनकी कॉस्ट आपको फिक्स देना पड़ती है, उनके बढ़ाने से आपका जो है वो ये फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ सकती है। और जो फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ाने का मतलब होता है सारे का सारा प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो आप, यानी ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ाना चाह रहे होते हो। और जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसके अंदर आप जो है वो अपनी सेल्स रेवेन्यू जो है ना उसको बढ़ाना चाहते हो। तो जो सेल्स रेवेन्यू बढ़ा रहे होते हो तो उस वक्त आप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप सेल्स को बढ़ा रहे हो, तो उस सेल्स जहाँ पे आप कर रहे हो ना उस जगह पे यानी कि बिल्डिंग में वो जो चीज़ें हैं ना इस तरह की बिल्डिंग, गाड़ी, मशीन वगैरह जिनकी कॉस्ट फिक्स रहेगी, उन चीज़ों को बढ़ा दोगे जिनके ऊपर आपने कॉस्ट फिक्स देनी है, तो आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ जाएगा। और फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर ऐसे फाइनेंशियल सोर्सेज आप लेके आओगे जिनके ऊपर आपने कॉस्ट फिक्स देनी है, तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ जाएगा, और वो होते हैं डेट। अब वो कहते हैं यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको आप इसलिए यूज़ करते हो ताकि आपका इन्हांस हो सके रिटर्न, यानी जो शेयर होल्डर होते हैं आपके साथ, यानी कि उसका आउटपुट जो है ना वो बढ़े, उनका रिटेन जो है ना वो बढ़े, उनका जो गेन है ना वो बढ़ जाए। और वो कैसे बढ़ता है कि जब आप बाहर से डेट की सूरत में पैसा लेके आओगे ना, तो उसको आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट देगा, और उसके ऊपर जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम पड़ रही होती है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है कि उसकी कॉस्ट फिक्स रहती है डेट की, और आप डेट को लेके आते हो। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका लिवरेज है ना वो डेट की वजह से पैदा हो सकता है। कौन सा लिवरेज बोला? फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, और डेट आमतौर पे वो कहता है कि उसकी कॉस्ट फिक्स होती है। ये दो चीज़ें थी, आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अब हमने देखना है कि फ़िक्स कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जिसका हमने बार-बार अब ज़िक्र किया है। वो कहता है जो फ़िक्स कॉस्ट होती है ना, वो ऐसी कॉस्ट होती है दैट डज़ नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जो ऑपरेशंस के तब्दील होने से तब्दील नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, उसका किराया 10,000 रुपया है। मैंने पहले भी इसकी मिसाल दी है कि वो एक फ़िक्स्ड कॉस्ट का एसेट है हमारा, फ़िक्स्ड एसेट है वो हमारा जिसके ऊपर कॉस्ट हमने फ़िक्स देनी है, ठीक है? और ये किसका हिस्सा है भला हमारे? अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट कह देंगे ना फाइनेंशियल, हाँ नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग मतलब कि जो हमारा लीवरेज है उसको ये बढ़ा देगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है। द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज, यानी वो कॉस्ट जो तब्दील नहीं होती विद द चेंज इन द लेवल ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन जो है ना आपके लेवल उनके बढ़ने या कम होने से जो तब्दील ना हो वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है। मिसाल के तौर पे कि फैक्ट्री है वो ना 1 लाख शूज़ बना रही है डेली, उसने अपना जो बिल्डिंग है उसका किराया 1 लाख रुपया देना है। अगर वो 2 लाख करेगी तब भी उसको 1 लाख ही देना है। तो ये जो कॉस्ट बिल्डिंग का किराया आपने देना है ये फ़िक्स रहेगा। तो इस चीज़ का उसके ऑपरेशन यानी जूते 10 बनाने से 20, 100, हज़ार, लाख बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की कॉस्ट जो है ना वो हमारी फ़िक्स कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद इसको पीरियोडिक कॉस्ट भी कहते हैं, पीरियड कॉस्ट होती है ये फ़िक्स्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये रोज़ नहीं चेंज होती, ठीक है ना? ये अब जैसे इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूँ कि आपके ना एम्प्लॉइज़ हैं, वो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 10,000 रुपये है। तो आपने उनको मंथ के एंड के ऊपर 10,000 ही देना है, चाहे आप उससे 2 घंटे काम लो, चाहे 10 घंटे, चाहे 4 घंटे, चाहे 2 घंटे, चाहे 5 घंटे, इस तरह से। तो ये वाली जो होती है ना कॉस्ट जो सेम रहती है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। और ये पीरियड कॉस्ट होती है, यानी कि ये रोज़ चेंज नहीं होती, रोज़ तब्दील नहीं होती। मतलब कि आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन तब्दील करने से तब्दील नहीं होती। हाँ, जो ये होता है कि सालाना अगर आपका वो किराया जो होता है ना वो आपने 1 साल के लिए 10,000 मुकर्रर किया था तो वो वही चलेगा। अगले साल अगर कोई और मुआहिदा होता है तो फिर उसके हिसाब से फिर उस दौरानिए तक वही चलेगा। तो इस तरह मतलब फ़िक्स किया होता है, और ये रोज़ तब्दील नहीं होता बल्कि पीरियोडिक वाइज़ होता है। सालाना हो गया, 2 साल बाद, 5-10 साल बाद, यूँ जो है ना वो तब्दील हो सकता है, रोज़ तब्दील नहीं होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, पर यूनिट फ़िक्स कॉस्ट चेंज होती है। इससे क्या मुराद है? पर यूनिट मतलब ये है इससे मुराद कि आपका बिल्डिंग का किराया आपने देना है 10,000 रुपया, या यूँ लगा लो आपने बिल्डिंग का किराया देना है 100 रुपया। 100 रुपया आपने बिल्डिंग का किराया देना है। अगर आपने 10 जूते बनाए हैं तो आपको उस 100 रुपये को डिवाइड करो 10 के ऊपर, तो कितना बन गया? एक चीज़ बनाने के ऊपर आपको 10 रुपये पड़ रहे हैं। अगर आप 20 चीज़ें बनाते हो और 100 रुपया ही रहेगा, किराया तो फिक्स ही रहेगा, तो पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट थी ना वो फिर डिवाइड हो जाएगी कि आपने 100 को तकसीम करना है 20 के ऊपर, तो वो कितना आ जाएगा भला? वो 10 की बजाय 5 हो जाएगा। फिर अगर आप 300 बनाओगे तो वो तो सॉरी वो 30 चीज़ें बनाओगे आप लोग 20 की बजाय, तो फिर वही 100 रुपया जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो पर यूनिट जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना वो तब्दील होती है,
वो क्या होती है, तब्दील होती है। यानी कि 100 रुपया जो है ना बिल्डिंग का किराया रहेगा पूरे महीना। अगर आप डेली भी 10 चीज़ें बना रहे हो, अगर 20 बनाओगे, 30 बनाओगे, तो वो 30 चीज़ों के ऊपर डिवाइड होगा, तो वो इस तरह से जो पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो तब्दील होती है, यानी कम होती चली जाती है, डिक्रीज़ होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है, और वो कम होती चली जाती है। हर एक क्यूब ज़्यादा चीज़ें बनाओगे, ज़्यादा सेल हो जाएगी, ज़्यादा सेल होगी तो आपको जो है वो कॉस्ट जो है वो पर यूनिट इसका मतलब कम पड़ेगी। तो इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। एक वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट है दैट चेंज विद द लेवल ऑफ ऑपरेशंस। अब ये लेवल के जो ऑपरेशन है ना उनके साथ तब्दील होती है। मिसाल के तौर पे एक एक जो है ना वो बोतल की मिसाल मैं लेता हूँ यहाँ पे, कि एक बोतल बनाने के लिए आपको 1 मीटर शीट लग रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर 2 बोतल बनाओगे तो 2 मीटर शीट लगेगी, तो उसके ऊपर 20 रुपया खर्चा आएगा फॉर एग्जांपल। अगर 1 मीटर पे 10 रुपया आ रहा था, 3 बोतलें बनाओगे तो 30 रुपया आएगा, तो उसके ऊपर ये वेरिएबल कॉस्ट होती है जो आपके पर यूनिट के हिसाब से तब्दील हो रही होती है। और इसको मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो आपका प्रॉफिट होता है ना वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है। जो आपने सेल की हुई है ना उनमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट को निकालना होता है, और फिर आप बताते हो कि मेरा मार्जिन कितना आया है, टोटल जो कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन वगैरह वो है, वो आप निकाल के आप कहते हो कि मुझे अब ये प्रॉफिट हासिल हुआ है। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो तब्दील होती है आपके लेवल ऑफ ऑपरेशन से। ज़्यादा चीज़ें बनाओगे तो ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, कम चीज़ें बनाओगे तो कम लगेगी, ठीक है। ये वेरिएबल होती है, इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जबकि पिछले वाले को हमने कहा था कि उसको पीरियडिक कॉस्ट कहते हैं, पीरियड कॉस्ट कहते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट होती है, ठीक है। यानी कि आपका प्रॉफिट वगैरह जो है ना वो इसी से निकलता है। ये वेरिएबल को निकालने के बाद फिर आपका प्रॉफिट असल अमाउंट जो है वो निकाल रहे होते हो आप। उसके बाद पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट चेंज। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तब्दील नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक बोतल बनाने के लिए 10 रुपये खर्चा आ रहा था, तो 2 बोतलें बनाओगे तो 20 आएगा, 3 बनाओगे तो 30 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक यूनिट के ऊपर जो 10 रुपये था ना वही रहा सारों के लिए, तब्दील नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी एक के लिए 10 है तो दो के लिए 20 होगा, तो हर एक का कितना कितना है, 10 10 है, और ये 10 10 ही रहेगा। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट चेंज। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तब्दील नहीं होती। अब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। सबसे पहले तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है बच्चों, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं पिछले मॉड्यूलों के अंदर, तो यहाँ पे भी वो आया है फार्मूला, तो इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल ये जो डिफरेंस होता है रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट का। अब फार्मूला इसका क्या होता है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो होता है कि रेवेन्यू जो आपने सेल की हुई है, इनकम है, जो आपका प्रॉफिट है, उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट को निकाल देना होता है। मैंने पहले भी बताया जो वेरिएबल कॉस्ट है ना आपकी, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है आपके इनकम पे, आपकी सेल पे। जितनी सेल बढ़ रही थी मैंने कहा, तो आपकी इसका मतलब है आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ज़ाहिर है जो वेरिएबल कॉस्ट तब्दील होती है वो आपकी एटम पे तब्दील हो रही थी ना, कि एटम बढ़ रहे थे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही थी, तो एटम ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा सेल होगी। जब ज़्यादा सेल होगी तो उसके ऊपर ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से जो रेवेन्यू आपका इनकम होती है उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट को जब माइनस कर देते हो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, यानी कि आपका वो मुनाफा प्रॉफिट आ जाता है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नेट सेल में से जो आपने की होती है ना उसमें से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो एक्सपेंस होता है वो निकाल देते हो, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन फार्मूला आ जाएगा। ये सिग्निफिकेंस ऑफ सीएम क्या है जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की सिग्निफिकेंस क्या है, रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन बनाने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ये मरूज़ी आ सकती है, शॉर्ट भी आ सकता है, कि मुख्तलिफ तरह के फ़ैसले जब आप कर रहे होते हो तो आप किसी भी कंपनी का जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेक करते हो, कि जो कि होता है आपकी दरअसल सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल के आता है। कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और सेल कम है तो आपका नेगेटिव जो है ना वो सीएम आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव में आएगा। जब वो नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब है वो बंदे को पता चल जाएगा कि ये कंपनी सही नहीं जा रही, इसका जो मुनाफा है वो नहीं है। शेयर होल्डर को भी और बाकी लोग जो होते हैं डेट देने वाले, वो भी इन चीज़ों को देखते हैं, डिसीजन करते हैं इस चीज़ के ऊपर देखते हुए। उसके बाद एडिशनल प्रॉफिट फॉर एडिशनल एक्टिविटी। जब ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा मुनाफा होता है भैया, आपका पता है ना, क्योंकि सेल बढ़ती है। जब सेल बढ़ती है तो ज़ाहिर है तो उससे मुनाफा ज़्यादा होता है। जब मुनाफा ज़्यादा होगा तो उसको अगर आप वेरिएबल कॉस्ट कम है वो निकालोगे तो आपको ज़ाहिर है वो पॉजिटिव जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू आ रही होती है, जो कि एक अच्छा से नेगेटिव जो पॉजिटिव जो है वो साइन है। उसके बाद अब आगे जिनकी रेशो मालूम करनी है, जो रेशो होती है बटे के अंदर जब मालूम करनी है, तो ये दो ही चीज़ों की रेशो मालूम करनी है हमने, ठीक है। वो आगे जाके बताता हूँ। वो होती है हमारी, जो आपने सी एम रेशो का जब जिक्र करेगा ना, सी एम रेशो यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, तो वो दरअसल सिंपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल होती है। मैंने पहले भी बताया कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो सेल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जो सेल होती है हमारी उसको हमने डिवाइड कर देना होता है सी एम यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना सी एम बटा सेल, ये जो सी एम है ऊपर वाला, ये क्या है भला, दरअसल इससे मुराद है सेल माइनस, ये पहले मैं बता नहीं चुका आपको, ये देखो ना यहाँ पे,
यहाँ पे देखो ना, ये देखो CM ये लिखा हुआ है, तो CM बराबर होता है दरअसल हमारा सेल माइनस, यहाँ पे भी देख लो ना, ये और ये एक ही चीज़ है, ये वाली भी एक ही चीज़ है। तो ये देख लो कि नेट सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल अगर आप कर देते हो तो आपके पास CM रेशो आ जाएगी। तो जिसको मैं सिंपल लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि CM बटा सेल कर दोगे तो आपके पास CM रेशो आ जाएगी। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 40% है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है कि सेल जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया ना, वो सेल की निस्बत 40 गुना ज़्यादा आया है, यानी प्रॉफिट आपका सेल की निस्बत 40 गुना ज़्यादा है। तो इस तरह इसका मतलब होता है। अब आ गया वेरिएबल कॉस्ट और CM की रेशो भी हम निकाल सकते हैं, और ये होगी परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना, इससे मुराद 100 है। आप लोगों ने ये देखना है कि वेरिएबल कॉस्ट की रेशो अगर मैं निकालूँगा ना, तो मैं 100% में से मेरे कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो कितनी आई है, वो अगर मैं माइनस कर देता हूँ, तो जो परसेंटेज आएगी मैं कहूँगा ये वेरिएबल कॉस्ट थी। इस टोटल ओवरऑल प्रॉफिट में से जो सेल और CM की रेशो से आया होगा, जो पिछले ये वाला जो ये अब क्या है, ये CM रेशो क्या है, इससे मुराद है कि CM बटा सेल, जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया CM बटा सेल है, ये ज़हन में रखनी है आप लोगों ने चीज़ें। CM बटा सेल ये इसकी रेशो भी परसेंटेज में आएगी। तो इस एक से मुराद 100 है। ये अगर 100 में से आप ये वाली 30% निकाल देते हो, तो आप कहोगे कि मेरा जो है ना यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की जो रेशो है वो 70% आई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसी तरह अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हो वेरिएबल कॉस्ट के लिहाज से, और ये वेरिएबल जो कॉस्ट रेशो होती है ना, ये किसके बराबर होती है? ये होती है वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल के, ठीक है? इसके बटे में सेल आ जाएगी, उसके बटे में सेल आ जाएगी। समझ आ रही है बातों की? तो यही बात होती है, आगे जाके फिर मैं बताता हूँ कैसे होती है। CM रेशो बराबर हो जाएगी 1 माइनस VC रेशो के, और VC रेशो बराबर हो जाएगी 1 माइनस CM रेशो के। तो ये परसेंटेज के अंदर होती है, आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आ गया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट ना ऐसा ऐसा वो मतलब कि आप ऐसी स्टेज पे होते हो किसी भी कंपनी का, एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे वो ना तो प्रॉफ़िट कमा रही होती है और ना ही वो लॉस कमा रही होती है, ठीक है? अपने एक लेवल के ऊपर चल रही होती है। और ये क्यों ज़रूरी होता है? क्या इस कंपनी के अंदर आपको फिर इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, इस कंपनी का मकसद क्या होता है? ये क्यों ऐसी कंपनियाँ होती हैं जिनमें कॉस्ट और प्रॉफ़िट नहीं हो रहा होता, और बाज़ अवक़ात वो, तो वो कहते हैं कि इस तरह की कंपनियों के लिए सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मैटर करती है, कि वो बस यही सोच रहे होते हैं कि हमें प्रॉफ़िट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारी जो कंपनी है ना, वो अपने ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से जो है ना परफ़ॉर्म कर रही हो, और वो अपने आप को सस्टेन किए रखे। हमें कोई बाहर से जो है ना वो मतलब पैसे वगैरह ना लेना पड़े अपनी उस चीज़ को चलाने के लिए। अगर वो कंपनी अपना ही काम जो है ना वो चला सकती है, तो इस तरह के मुख्तलिफ़ तरह के जो इदारे होते हैं ना, जैसा कि जो अख़ुवत हो गया, जो उधार वगैरह दे रहे होते हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे जो फ़ंड देने वाले, जो मतलब कि ना, जो चैरिटी वगैरह के लिए काम करती है कंपनी, इस तरह की कंपनी होती है, वो कह रही होती हैं कि सिर्फ़ ये अपना ही सर्किट भी चला ले तो ये बहुत है, कि हमें बाहर से फ़ंड ना लेना पड़े। तो इस तरह के कुछ इदारे हैं जो ब्लड जो दे रहे होते हैं, कि वो उनके ऊपर जो भी खर्चा आ रहा होता है, ज़ाहिर है पूरे का पूरा एक चल रहा होता है ना सिस्टम, तो वो यही सोच रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम बस अपने आप को भी बरकरार रखे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो ये जो होते हैं ना, ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी कंपनी का, जहाँ पे ना तो वो प्रॉफ़िट हासिल कर रही है और ना ही लॉस, ठीक है? और इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो सेल्फ सस्टेन ही कर ले, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या होता है भला? वो कहता है ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन जो होती है ना, यानी जो प्रॉफ़िट होता है वो आपके फ़िक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाता है। यानी कि आप ये लगा लो कि आपका जो प्रॉफ़िट हुआ है ना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ बिल्डिंग का किराया मैंने ₹100 देना था, ठीक है? बिल्डिंग का किराया मैंने ₹100 देना था, और मेरी जो पूरे महीने में जो टोटल ओवरऑल मैंने अपनी मशीन वगैरह चलाई है, खर्चा पानी जो भी था, सारा कुछ करने के बाद जब मैंने टोटल अपनी मतलब कंट्रीब्यूशन यानी अपना प्रॉफ़िट जो है, उसको मैंने देखा, सेल में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट जो भी हुई थी वो माइनस की, तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आया वो भी ₹100 ही आया। तो इस तरह जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो भी 100 आ गया, और जो मैंने बिल्डिंग वगैरह के किराया सारा कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल देना था, वो भी मेरा सारा का सारा ₹100 ही था। तो 100 में से 100 मैं दे दूँगा, तो मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँगा जहाँ पे मुझे ना ही नुकसान हुआ और ना ही प्रॉफ़िट हुआ। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल का फ़ॉर्मूला ये होता है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना आपकी, बिल्डिंग वगैरह की जो अभी मैंने मिसाल दी है, उसको आप डिवाइड कर देते हो अपनी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज थी उसके साथ, ठीक है? और इसी फार्मूले को जो ऊपर वाला दिया हुआ ना आपको फिक्स्ड कॉस्ट वाला, इसी को अगर आप सेल यानी डॉलर की सूरत में अगर अमाउंट को निकालना चाह रहे हो, तो वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट ज़रबे सेल बटा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये याद रखना है, फिक्स्ड कॉस्ट यानी ऊपर वाली जो चीज़ है ना, इसको भी ज़रब दे देना है, किसके साथ भला? सेल के साथ। और नीचे कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना, उसकी परसेंटेज जो है वो हमने पता है इसका फार्मूला क्या होता है भला? सेल माइनस रेवेन्यू। पहली स्लाइड में जब हमने ये टॉपिक शुरू किया तो वहाँ पे इसका फार्मूला आया था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट का। तो ऊपर वाली को अगर आप ज़रब दे देते हो सेल के साथ, नीचे वाली की जगह पे आप रिप्लेस कर देते हो, जिसका मतलब वही चीज़ है, किसके साथ भला? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट में से,
तो ये वाला जो ब्रेक इवन सेल का फार्मूला है ना, ये नीचे वाला डॉलर की अमाउंट के अंदर अगर आपने पैसों में निकालनी है ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर यूनिट के अंदर निकालना है ना, तो उसका फार्मूला ये होता है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट को आपने सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि सेल माइनस रेवेन्यू जो है ना आपका, उसके साथ जो है ना वो डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ़िक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी यूनिट के अंदर। फ़िक्स्ड कॉस्ट को ऊपर ज़रब दे दोगे सेल के साथ, अगर और नीचे आप सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दोगे, तो फिर तो आपके पास डॉलर में अमाउंट आ जाएगी। अगर आपने यूनिट में निकालनी है तो सिर्फ आप फिक्स्ड कॉस्ट को जो है ना वो डिवाइड कर दोगे अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना वो बराबर होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट के। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, उसने सेलिंग प्राइस दी हुई है फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है, अब चलो पहले ये ग्राफ समझा देता हूँ। ये देखो वो कह रहा है कि ना एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपकी बिल्कुल सेम, ये ब्लू कलर की लाइन है, ये सीधी आ रही है। अब वो कहता है जब आप शुरू के अंदर बिज़नेस को स्टार्ट करते हो ना, शुरू के अंदर भैया आपको जो है ना वो क्या होता है, जो आपकी जो है ना जो आपकी जो टोटल रेवेन्यू होता है वो कम होता है। वो रेवेन्यू क्या होता है, कम होता है, और बिज़नेस को आप चला रहे होते हो, आपको नुकसान हो रहा होता है, नुकसान हो रहा होता है, नुकसान होता है। और जो टोटल कॉस्ट होती है ना आपकी, वो आपकी ऐसे चल रही होती है कि टोटल कॉस्ट भी आपकी उस टोटल रेवेन्यू में से नहीं पूरा हो कर रही होती है, और आपका जो प्रॉफिट है ना वो कम होता है। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, चल रहे होते चलते हो, तो एक ऐसे पॉइंट के आप यहाँ पे जो येलो डॉट लगा वहाँ पे पहुँच जाते हो, जहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट और जो टोटल कॉस्ट है ना, टी आर से मुराद है टोटल कॉस्ट, और टी सी से मुराद है टोटल, टी आर से मुराद है टोटल रेवेन्यू, और टी सी से मुराद है टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जिस पॉइंट के ऊपर बराबर हो गया, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और अगर उस पॉइंट से अब ज़्यादा अगर आप टोटल रेवेन्यू ऊपर की तरफ जा रही है, देखो लाइन, अगर टोटल रेवेन्यू आपको ऊपर बढ़ रहा है, तो फिर आपकी टोटल वेरिएबल जो टोटल कॉस्ट थी वो कम हो रही है। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ है ना ये पट्टी, अब ये ऊपर जा रही है। तो वो कह रहा है अब आपका टोटल रेवेन्यू जो था ना, ये टी आर टोटल रेवेन्यू, ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हो रहा है, और इस तरह आप जो है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे होते हो। तो ये वाला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे कुछ ना उसने अमाउंटें दी हुई हैं, जैसे कि सेलिंग प्राइस उसने बताया 60 है, यानी कि ये आपकी टोटल सेल है 60 है, और वेरिएबल कॉस्ट उसने 25 दे दी, और फिक्स्ड कॉस्ट उसने 75 रुपया दे दिए, 75 75 15 75 दे दिए। अब वो आपको कहता है कि मुझे ना ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखाओ यूनिट के अंदर। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट के अंदर निकालने का फार्मूला क्या था भला, फिक्स्ड कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है भला हमारे पास, वो है हमारे पास 1575। 1575, ये आपने पेंसिल और कागज़ लेके रखना है सामने, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करके देखो। ये फिक्स्ड कॉस्ट इन यूनिट, अगर हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट निकालना है, तो वो हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा डिवाइडेड बाय। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन दरअसल किसके बराबर होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के। तो 60 माइनस 25 करोगे तो बाकी रह गया 35। तो अगर आप अब फिक्स्ड कॉस्ट बटा 35 करोगे, इन दोनों का डिफरेंस दरअसल कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बराबर है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट बटा 35 करोगे, तो यानी कि 1575 तकसीम 35 करोगे तो 45 जवाब आ जाएगा। ये निकाल लो आप लोग, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आ गया अब आपके पास कि फिक्स्ड ये ब्रेक इवन पॉइंट आप निकालना है डॉलर के अंदर। तो डॉलर वाला फार्मूला क्या था भला, कि मैंने कहा था फिक्स्ड कॉस्ट को पहले आप ज़रब दे दोगे सेल प्राइस के साथ, यानी सेल्स के साथ, ठीक है, और डिवाइड कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट माइनस सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट के साथ। तो जब आप करोगे ना फिक्स्ड कॉस्ट ज़रबे ज़रबे सेल, तो आप करोगे 1575 ज़रबे 60, जो जवाब आएगा उसको डिवाइड कर दोगे आप सेल माइनस वेरिएबल में से। तो आप 60 माइनस 15 करोगे, 25 करोगे तो 35 आ जाएगा, यानी कि 1575 ज़रबे 60 तकसीम 35 करोगे तो आपके पास जवाब 2700 आ जाएगा। तो ये डॉलर क्या आ जाएगी। दोनों के दोनों फार्मूले यूनिट निकालने का ये इस्तेमाल करना है आप लोगों ने फार्मूला, और जो नीचे वाला ये वाला फार्मूला है ना, ये वाला आपने मालूम करना है अपनी डॉलर के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, यानी रुपीज़ में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVP इसको कहा जाता है। ये क्या होता है जी, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का जो कहता है ताल्लुक है ना, वो बहुत गहरा है इस लीवरेज के बढ़ने कम होने से सारे का सारा। पहले भी बताया मैंने, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हो वो आप सेल्स को बढ़ाने के लिए करते हो, और जो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हो वो ऐसे फाइनेंसिंग सोर्सेज को मतलब कि लेके आते हो जिनके ऊपर कॉस्ट कम देना पड़ती है, और उससे जो लीवरेज है ना वो पैदा होता है, और वो होता है आपका डेट। और डेट आमतौर पे जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट रखता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके ये मुख्तलिफ तरह के जो ऑपरेशन हमने पढ़े हैं ना, ऑपरेटिंग लिवरेज और आपका फाइनेंशियल लिवरेज। जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो फंड से रिलेटेड है, जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो सेल्स के बढ़ाने से रिलेटेड है, ठीक है। और सेल्स कब बढ़ती हैं, जब आप अपने
वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो तो चेंज होनी है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना उसको बढ़ा लो आप, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में तो माइनस होना होता है आपकी सेल में थे, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो तो चलो माइनस हो जाएगी, वो तो आपकी डायरेक्टली रिलेट कर रही है आपकी सेल्स के साथ, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो तो ना तब्दील होनी चाहिए ना। तो आप फिक्स्ड कॉस्ट वाली जो चीज़ें होती है ना, फिक्स्ड एसेट ऐसे जिनके ऊपर फिक्स कॉस्ट देने थे वो आप बढ़ा लेते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ों की कॉस्ट को फिक्स रख रख के आप लोग अपने ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना उसको बढ़ा सकते हो, यानी सेल्स को बढ़ा सकते हो। जब सेल बढ़ेंगी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हम देखेंगे यहाँ पे कि CVP जो है ना वो क्या कहलाता है, वो क्या है, एनालिसिस को क्या कहते हैं। देखो, सी से मुराद है कॉस्ट, वी से मुराद है वॉल्यूम और पी से मुराद है प्रॉफिट। तो कॉस्ट इज़ द अमाउंट इनकर टू प्रोड्यूस। अब जो कॉस्ट होती है ना वो एक अमाउंट का नाम है जो कि किसी भी चीज़ को पैदा करने के लिए, बनाने के लिए आप लगाते हो, समझ आ रही है। और वॉल्यूम इज़ द नंबर, वॉल्यूम से मुराद वो तादाद है यूनिट की जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, ये याद रखनी है। ये मैंने बोल्ड किए हुए चीज़ें, तो ये चीज़ें समझ में आएंगी तो आगे वाला लफ्ज़ मुश्किल ही नहीं है। कॉस्ट वो अमाउंट है जो पैदा करने के लिए, चीज़ को बनाने के लिए आपने लगाई है। वॉल्यूम वो तादाद है जो आपने पैदा की है। और प्रॉफिट डिफरेंस होता है दरअसल आपके टोटल रेवेन्यू, यानी सेल या इनकम भी इसको कहते हैं, इसको सेल्स इनकम रेवेन्यू एक ही नाम है। तो इन सेल्स इनकम में से आपने अपनी कॉस्ट को माइनस कर देना हो तो उसका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। CVP जो है ना ये बात करता है। अब कॉस्ट वॉल्यूम प्राइस या कॉस्ट वॉल्यूम जो प्रॉफिट है वो एनालिसिस इज़ अ वे, एक ऐसा तरीक़ाकार है टू फाइंड आउट हाउ चेंजेस इन वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट अफेक्ट अ फिर्म। यानी कि CVP से मुराद ये है कि किस तरह से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट को तब्दील करते हो तो उसका आपकी फ़िर्म के प्रॉफिट के ऊपर असर क्या पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कॉस्ट जो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देते हो तो फिर क्या होगा, तो उसके उन दोनों का असर प्रॉफिट के ऊपर फिर क्या पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। अब CVP यानी कि आपका जो कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट वाला था पूरे का पूरा, ये जो मतलब कि एनालिसिस था, इसके अंदर ना आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कुछ चीज़ें। नंबर एक तो ये है कि ये जो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस आप निकालोगे ना, इसके अंदर फिक्स्ड सेलिंग प्राइस यानी SP सेलिंग प्राइस जो है ना वो आपने फ़िक्स रखनी है, ठीक है। यानी कि फ़िक्स्ड होगी सेलिंग प्राइस, चीज़ों की सेलिंग प्राइस है वो फ़िक्स्ड है, ठीक है। ये एज़म्पशन है इसके। ये आपने मफरूज़े रखने हैं, ये फ़र्ज़ रख कर रहे हैं कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना वो फ़िक्स है। नंबर 2, आपकी जो सेलिंग प्राइस फ़िक्स की हुई है वो एक कांस्टेंट फ़िक्स्ड कॉस्ट पे है। यानी कि उसकी जो कॉस्ट फ़िक्स्ड कॉस्ट है, मिसाल के तौर बिल्डिंग है उसका 100 रुपया ही किराया है, हर बार 100 ही रहेगा, ये आपने तसव्वुर रखना है। पहले क्या थी कि जो सेलिंग प्राइस है ना, आप जो सेल कर रहे हो चीज़ों को वो भी फ़िक्स कर रहे हो, मिसाल के तौर पे 30 रुपए की बेच रहा हूँ मैं एक जूती, 30 रुपए की, 30 रुपए की, 30 रुपए की, यही चलेगी। और जो मैंने फ़िक्स्ड कॉस्ट के ऊपर जो मतलब देना है ना, मैंने कॉस्ट देनी है कांस्टेंट रहेगी। वो मिसाल के तौर पे जो मेरी बिल्डिंग का किराया है ना वो भी 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। 10 है तो 10 ही 10, 10, 10 दूँगा मैं हर महीने, हर साल। और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज़ कांस्टेंट, और ये भी आपने तसव्वुर करना है कि जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है ना वो भी कांस्टेंट रहेगी। यानी तीनों चीज़ें आपने क्या कर दी, कांस्टेंट रख दी, यानी सेम रख दी। मिसाल के तौर पे जो चीज़ बनाई है ना उसको बेचने की कीमत भी फ़िक्स है, जो जहाँ पे वो चीज़ बनाई है यानी वो बिल्डिंग का किराया भी फ़िक्स है। उसके बाद वो जो चीज़ बन रही थी ना उसके ऊपर ज़ाहिर है जब आपने फ़िक्स्ड कॉस्ट कर दिया है, कांस्टेंट ही कर दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो भी तब्दील नहीं होगी। हालाँकि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो तो रहती ही फ़िक्स है। मिसाल के तौर पे एक जूता बनाने की कीमत 10 रुपए है, 2 बनाओगे तो 20 है, 3 की 30 है, तो 10-10, 10-10 है हर एक की, तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, कांस्टेंट रहेगी। अब इसका कुछ फ़ार्मूले हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को किस तरह से काम करेगा। अब प्रॉफ़िट इक्वेशन अगर आपने निकालनी है ना कि आप प्रॉफ़िट मालूम करना चाह रहे हो, CVP हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफ़िट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने प्रॉफ़िट निकालना है, तो प्रॉफ़िट बराबर होता है रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे। रेवेन्यू से क्या मुराद है, सेल है, इनकम है, प्रॉफिट है। इस रेवेन्यू से मुराद क्या है, सेल्स आपने की है, जो इनकम आई है आपके पास, जो रेवेन्यू है ना वो जो है ना उसमें से आपने माइनस कर देना है TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। और उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ना उसी के साथ आपने फिक्स्ड जो कॉस्ट थी आपकी वो भी माइनस कर देनी है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि टोटल जो रेवेन्यू था ना आपकी जो सेल्स थी उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट को भी और फिक्स्ड कॉस्ट को भी जो है ना माइनस कर दिया, तो वो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये जो रेवेन्यू माइनस या फिर इसको सेल भी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया, इस रेवेन्यू इनकम या सेल एक ही बात है, इसका नाम यही यार का। तो अगर इसमें से मैं ये सिर्फ ये वाला हटा दूं, ये वाला हिस्सा यानी कि माइनस FC वाला हिस्सा हटा दूं, तो आपको पता है ये किस चीज़ के बराबर है, ये वाला
ये वाला अगला वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला आर माइनस टी सी, ये किसके बराबर है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये दरअसल हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। यानी आप ये कह लो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट को भी निकाल दिया तो आपके पास प्योर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू माइनस टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मैंने दो ही कॉस्टें तो हमने पढ़ी है, एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो दोनों कॉस्टों को अगर आप रेवेन्यू में से माइनस कर देते हो तो प्रॉफिट आ जाएगा। आर से मुराद है रेवेन्यू, टीवी से मुराद है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एफसी से मुराद है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, पी से मुराद है प्रॉफिट। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आ सकते हैं इसके बारे में, शॉर्ट आ सकता है, कोई भी एमसीक्यूज कैलकुलेशन की सूरत में आ सकता है, कोई शॉर्ट बना सकता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है, फिक्स्ड कॉस्ट ये है और रेवेन्यू ये है, तो टोटल प्रॉफिट बताओ। ये फार्मूला आपको याद होगा तो आप फ़ौरन वैल्यू निकाल के बता दोगे। अगर वो यूँ भी कह सकता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर एग्जांपल 30 है और फिक्स्ड कॉस्ट 40 है, तो बताओ आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपने फिर भी कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि आपको पता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मुराद दरअसल आपकी पहली दो वाली ये जो चीज़ें दी हुई है ना, आर माइनस टीवीसी का डिफरेंस, यही तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाता है। यानी कि सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बराबर होता है। तो इस तरह से ये प्रॉफिट हम यूँ भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हो आप प्रॉफिट वाली इक्वेशन का। देखो बच्चों, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, यहाँ पे जो टोटल सेलिंग प्राइस जो आपकी यहाँ पे क्या थी भला, वो फिक्स्ड सेलिंग प्राइस। ये एसपी से मुराद क्या है? सेलिंग प्राइस कितनी है, आपने सेल किस प्राइस के ऊपर चीज़ को सेल किया। ज़रब क्यू से मुराद है क्वांटिटी। यानी कि मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने ना सेलिंग प्राइस थी मेरी 30 रुपये, ज़रब क्वांटिटी थी मैंने 2, यानी कि मैंने 30 रुपये वाली दो चीज़ें फ़रोख्त की, तो 30 दूने 60। ठीक है, और पी यू से मुराद है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। पी यू से क्या मुराद है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। और क्यू से मुराद है वही क्वांटिटी, क्वांटिटी को ज़रूर ज़रब देना है। और माइनस एफ सी यानी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ज़ाहिर जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो तो आपकी तब्दील ही नहीं होती। किससे भला? आपकी उससे, मतलब कि हमने कहा है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट को कांस्टेंट रखना है। ठीक है ना, और ये जो वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है ना, वो भी सेम रहेगी, लेकिन वो क्वांटिटी के हिसाब से तब्दील होती रहेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ सेलिंग प्राइस यानी एसपी था ना, वो 50 है, तो ज़रा क्यू जो क्वांटिटी है ना, वो 50 की सेम रहेगी। यानी इसका अगर एक जूते की कीमत 100 रुपया थी, तो 50 जूतों की कीमत जो है वो 100 के हिसाब से ही मैंने कैलकुलेट करनी है। ये नहीं है कि वो तब्दील हो रही होगी, तो इसलिए इसको कांस्टेंट का किया हमने। हमने इसके एग्जप्शन में नहीं पढ़ा था भला कि फिक्स्ड सेलिंग प्राइस तो वो फिक्स रहेगी। उसके बाद क्या है जी, पी यू वी सी यानी कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, मैंने कहा था वो भी कांस्टेंट रहेगी। वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो पर यूनिट वो ये हुआ कि यहाँ पे 30 है ना, तो ये 30 ही रहेगी, चाहे वो 10 चीज़ें हो, चाहे 20 हो, चाहे 40 हो। तो ये देख लो आप लोग, ये भी फिक्स हो गई। फिर मैंने कहा था कि आखिर में कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो वो फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 20 लाख रुपये इज इक्वल टू पी है। तो प्रॉफिट बताओ, अगर हम वही इक्वेशन जो पहले हमने देखी है ना, कौन सी भला? एस पी माइनस टी वी सी यानी कि रेवेन्यू और सारा कुछ वो वाला पीछे वाला, अब उसी को यहाँ पे वो इक्वेशन की सूरत में लिख रहा है। तो ये वाली आपने देख लेनी है कि वेरिएबल कॉस्ट, टोटल मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और आपकी जो सेलिंग प्राइस है, वो वाली क्वांटिटी, क्यू से मुराद क्वांटिटी है। तो अगर वो कह देता है कि यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है आपने, तो ये आप लोग कैसे निकालोगे? तो फिर इसको ज़रब दोगे। अगर क्यू प्रॉफिट दिया होगा आप लोगों को अगर, तो पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, बाकी चीज़ें ज़रब माइनस होने के बाद क्यू, वो क्यू की इस लेफ्ट साइड पे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एक क्वांटिटी आ जाएगी। कितनी क्वांटिटी के ऊपर हमारा प्रॉफिट जो है वो इतना होने वाला है, जो आप यहाँ पे पी की जगह पे वैल्यू पुट करोगे। एस पी से मुराद पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, क्यू से मुराद क्वांटिटी है, पी यू वी सी से मुराद पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और एफ सी से मुराद फिक्स्ड कॉस्ट है। पता होना चाहिए आप लोगों को। वो मरूज़ी में पूछ सकता है कि जो आपकी प्रॉफिट वाली इक्वेशन है वो अकाउंट इनकर्ड, या वो उस अकाउंट के, अकाउंट इनकर्ड का मतलब होता है कि उस इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। वो एस पी कह सकता है, क्यू कह सकता है, पी यू वी सी या एफ सी कह सकता है, ऑल ऑफ दीज कह देगा। तो इस तरह आप लोगों को सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। या वो नाम भी लिख सकता है, फॉर एग्जाम्पल पर यूनिट सेलिंग प्राइस कह सकता है, क्वांटिटी कह सकता है बी ऑप्शन में, सी में कह देगा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये पता होना चाहिए, इनके एग्जप्शन भी पता होना चाहिए। वो तीनों डाल देगा, एक के अंदर क्या देगा कि नॉट कॉन्स्टेंट फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी सी तब्दीली करेगा और पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि ये तो आपको सेम है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये पता होना चाहिए। अब ये सारा कुछ कर रहा है वो। अब यहाँ पे अगर वो कह रहता है कि मैंने क्वांटिटी निकालनी है अब, तो वो प्रॉफिट बता देता है कि आपको 1 लाख रुपया है, वो पी की वैल्यू दे गया। अब जब पी की वैल्यू दे देगा, तो आप ज़रा माइनस तकसीम करने के बाद जब क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1500 यूनिट आ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि 1500 यूनिट अगर आप सेल करते हो ना, ठीक है, तो 1500 यूनिट के ऊपर आपका जो प्रॉफिट है ना, वो कितना होगा भला? 1 लाख रुपया होगा। ये यहाँ पे हमने जो पी की वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर अगर हम इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करना चाहें, तो वो क्या होता है? उसका मतलब ये था कि ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मैंने कहा था कि आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है?
ज़ीरो हो जाता है, यानी कि आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो इसका मतलब प्रॉफिट पी जो है वो अगर हम ज़ीरो पुट कर दें तो फिर ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो 1000 रुपया एक 10,000 यूनिट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 यूनिट जब आप बना लोगे तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे आके आपको ना ही मुनाफा हुआ है ना ही प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप इससे आगे बढ़ते हो मज़ीद फिर आगे, तो फिर आगे की तरफ जाओगे तो फिर आपका इसका मतलब है वो जो प्रॉफिट है वो ब्रेक इवन पॉइंट तोड़ देगा और उससे आगे जाएगा और आपका वो प्रॉफिट जो है वो अब आपके लिए गेन होता चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एक नुक्ता नीचे लिखा हुआ है, एट ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, हमें पता है। तो ये आप लोगों को पता नहीं चाहिए। अब आगे जी ऑपरेटिंग लिवरेज, मैंने पहले भी बताया ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है दरअसल आपकी सेल्स बढ़ाने के मुतल्लिक होता है। और सेल्स आप इस तरह से बढ़ाते हो कि आप अपने फिक्स्ड एसेट जो है ना वो आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग है वो एक एसेट है, आपका फिक्स्ड एसेट है, उसके ऊपर जो किराया है ना वो फिक्स रहेगा। ठीक है। चाहे आप 10 लाख की सेल करो चाहे 5 लाख की, आपने वो जो किराया रेंट देना है वो आपने सेम ही देना है। तो इससे क्या मुराद है जी, लिवरेज को हम अब करते हैं डिफ़ाइन। जो लिवरेज है आपका डिफ़ाइन करते हैं उसको कि यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट टू इन्हांस द रिटर्न प्रॉफिट, यानी कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल जो है ना, यानी कि दोनों चीज़ों में है। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट चाहे आपने मतलब फाइनेंस की सूरत में देनी है, ऑपरेटिंग फाइनेंस में देनी है, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग लिवरेज में देनी है, चाहे वो आपने ऑपरेटिंग लिवरेज में देनी है, चाहे वो फाइनेंसिंग लिवरेज में देनी है, वहाँ पे उनकी जो कॉस्ट है ना वो फिक्स रखनी है आप लोगों ने। अब फाइनेंसिंग लिवरेज जो होती है ना वो होती है कि फंड आप ऐसी जगह से लो जिसके ऊपर आपने जो कॉस्ट है ना वो आपको फिक्स देना पड़े। और आप ऑपरेटिंग लिवरेज में ये कहते हो कि आप सेल को इस तरह से बढ़ाओ कि आप ना अपने फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को फिक्स रखो। ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि लिवरेज से मुराद दरअसल किसी भी चीज़ को बढ़ा देना है। ऑपरेटिंग लिवरेज की सूरत में आप सेल को बढ़ाने की कोशिश करोगे और फाइनेंसिंग लिवरेज के अंदर आप प्रॉफिट को बढ़ाने की यानी कि ईपीएस जो है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो अब लीवरेज से क्या मुराद है दरअसल, जो बाय जनरली अगर हम लीवरेज अकेले को देखें तो लीवरेज से मुराद किसी चीज़ को बढ़ाना है। ठीक है। तो वो कब बढ़ाएंगे, जब आप फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना, अब फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह से आपने देखनी है। ऑपरेटिंग के अंदर आप कह दोगे फिक्स्ड एसेट की, और जो आपका फाइनेंसिंग होगा उसके अंदर आप कह दोगे डेट वाले जो सोर्सेज होते हैं ना फाइनेंस के, उनकी कॉस्ट को। ठीक है। तो इस तरह से इन्हांस द रिटर्न या प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, या ऐसी कॉस्ट को यूज़ करते हो, ऐसे ऑपरेशंस या ऐसे फाइनेंसिंग सोर्सेज को यूज़ करते हो जिनकी कॉस्ट फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि आप अपना रिटर्न या प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे होते हो। अब हमने देखना है कि सबसे पहले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट देखते हैं हम। क्या देखते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि हम ये अब जो पढ़ने जा रहे हैं ना ये ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर ज़ाहिर है ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कुछ, मिसाल के तौर पे वो कॉस्ट जो आप बिज़नेस को रन करने के लिए लग रही होती है। मिसाल के तौर पे सेल, मैं बार बार सेल का नाम इसीलिए ले रहा था ऑपरेटिंग के अंदर कि यहाँ पे हमें सेल प्रॉफिट वगैरह देखना होता है। ठीक है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे का पूरा बैलेंस शीट का हिस्सा, यानी कि वो जो आपकी स्टेटमेंट थी ना उनके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो पूरे का पूरा वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमारी कॉस्ट आ जा रही होती है। ठीक है। सेल्स हम क्या ने क्या किया है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट क्या हुई है, ये वो सारा कुछ जो है ना वो हम किस में देख रहे होते हैं, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर देख रहे होते हैं। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल होती है, यानी आपने जो सेल की उसके ऊपर कॉस्ट क्या है, ये वो भी आप इसी में देखोगे। सेल्स जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये मरूजियाँ बन रही हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। एसजीए, ये एक्सपेंसेस सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट में होते हैं। तो इसके अंदर वो कहता है फाइनेंशियल कॉस्ट शामिल नहीं है, डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल कॉस्ट, इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट शामिल नहीं है। मरूज यास्की आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के ये वाले जो कंपोनेंट है ना ये होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद वो कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना वो क्या है फिर। ऑपरेटिंग लिवरेज यानी ऐसी चीज़ जो आपके ऑपरेशंस को लीवर कर दे, तेज़ कर दे। ऑपरेशन लीवर से बढ़ने का मतलब है सेल्स बढ़ा दे। ठीक है। तो अब ये बात ज़हन में रखें, जब ऑपरेटिंग का जिक्र करूँगा तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट का नाम लूँगा मैं, और जब फाइनेंशियल लिवरेज का नाम लूँगा, इस्तेमाल करूँगा तो मैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का नाम लूँगा। ठीक है। अब ज़हन में आई है। ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर ऑपरेटिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा और फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होगा। ये ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। अब ये देखो द यूज़ ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को इस्तेमाल करने का नाम जो है वो इन्हांस करने के लिए प्रॉफिट को, वो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। अब वो कहता है हाउ डज
OL वर्क यानी ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे काम करता है। वो कहता है फिक्स्ड कॉस्ट इज़ द पीरियोडिक कॉस्ट। हमने पहले ही बात की है फिक्स्ड कॉस्ट की तारीफ जब हमने शुरू में डिस्कस किया था कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है भला। वो एक पीरियोडिक कॉस्ट होती है, यानी कि वो रोज़ चेंज नहीं होती, हर घंटे 30-20 मिनट बाद तब्दील नहीं होती। वो फिक्स्ड कॉस्ट एक पीरियोडिक कॉस्ट होती है। वेन जब प्रोडक्शन इंक्रीज, जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही होती है ना, ठीक है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने बिल्डिंग का किराया 100 रुपये देना है, 10 रुपये का आपने एक जूता बेचा, तो उस 100 रुपये को अगर आप उस 10 रुपये में से निकालो कि मैंने ये जूता सेल किया है, 1 महीने बाद मैंने 100 रुपये बिल्डिंग का किराया देना है, तो इस जूते में से कितने रुपए निकलेंगे उस बिल्डिंग के एज अ एक्सपेंस बिल्डिंग का किराए के तौर पे? तो 1 रुपये निकलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कह देता हूँ कि मैंने 2 जूते बनाए और 20 रुपये कमाए हैं, तो अब वो क्या होगा, और कम हो जाएगा। मतलब वो जो एक चीज़ के ऊपर मैंने वो पैसा निकालना था ना अपने उस फिक्स्ड कॉस्ट का, यानी कि उस बिल्डिंग के किराए का, वो पहले एक चीज़ में से अगर मैंने निकालना था, अब जितनी ज़्यादा सेल होती जाएंगी तो पर यूनिट जो डिवीजन होगी उस किराए की उन चीज़ों के ऊपर, सेल्स के ऊपर, वो और भी कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब हुआ जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, 100 रुपये को अगर 10 के ऊपर आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे 100 को, तो कितना आएगा भला? 10 1 रुपये आ जाएगा ना, ऐसे ही है, या 10 रुपये आ जाएंगे, 10 रुपये आ जाएंगे सॉरी। अगर आप 20 करोगे, यानी कि आपने सेल जो है वो 2 चीज़ें बनाई और 2 चीज़ों के ऊपर आपको जो है वो 20 रुपये आए हैं, तो 20 रुपये को आप डिवाइड करके देख लो तो वो कितनी हो जाएगी। तो इस तरह मतलब एक चीज़ के ऊपर जो आपकी टोटल उसका किराया डिवाइड होता हुआ जा रहा है, कि वो जितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगे यूनिट, तो वो किराया और भी ज़्यादा कम होता चला जाएगा हर एक चीज़ के ऊपर। सेल्स बढ़ने से आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम कम होती जाएगी। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्शन बढ़ने से। पहले भी ये बता चुका हूँ और समझा चुका हूँ, इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद हायर कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट क्रिएट हाई लिवरेज। ज़ाहिर है जब आप हाई कंपोनेंट यूज़ करोगे ना फिक्स्ड कॉस्ट के, तो क्रिएट हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, तो उससे बहुत ज़्यादा हाई। मिसाल के तौर पे कि आप जो है ना बिल्डिंग है, इस तरह के फिक्स्ड एसेट यूज़ करो कि जिनके ऊपर आपने जो किराया देना है ना फॉर एग्जांपल, या उसके ऊपर जो कॉस्ट देनी है वो फिक्स देनी है। जब आप हायर कंपोनेंट यूज़ करोगे ना फिक्स्ड कॉस्ट के, तो उससे हायर जो है ना ऑपरेटिंग लिवरेज पैदा होगा, यानी कि ऑपरेशंस यानी सेल्स जो है ना वो आपकी बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएगी? सेल्स बढ़ेगी जब आपकी, तो पर यूनिट जो आपकी क्या हो जाएगी, जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो कम से कम होती चली जाएगी, तो इस तरह आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। उसके बाद आगे फाइनेंशियल लिवरेज जो है ना वो देखते हैं। अब वो वहाँ पे तो था ऑपरेटिंग लिवरेज, ये है फाइनेंशियल लिवरेज। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि हम बात करेंगे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की, यहाँ पे हम बात कर लेंगे फाइनेंशियल लिवरेज है तो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की। ठीक है, यानी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की यहाँ पे हम बात कर लेंगे, और वहाँ पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात की थी। अब ये क्यों किया जाता है, यूज़ ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को इस्तेमाल करना टू इन्हांस द रिटर्न ऑफ द इक्विटी होल्डर। इक्विटी होल्डर जो है ना, अब यहाँ पे बात आ गई है, वो था हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज था वो हमारी सेल बढ़ाने के लिए, यानी वो हमारे बिजनेस के साथ रिलेट कर रही थी चीज़ें। ठीक है, और जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है पैसे का ताल्लुक होता है, और जो फाइनेंशियल लिवरेज का ताल्लुक होता है वो होता है डायरेक्टली फाइनेंस से, और जो पैसा होता है उसका ताल्लुक है हमारे रिटर्न ऑफ द इक्विटी होल्डर, यानी जिन्होंने शेयर होल्डर दरअसल हमारे ओनर होते हैं ना बिजनेस के। तो ओनर बिजनेस के जो अब अपना रिटर्न यानी जो प्रॉफिट होता है उनका वो ज़्यादा होगा तो उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये मकसद होता है कि आप ना, वो कह रहे होते हैं कि हमारा जो जेब से पैसा लगा हो ना वो कम से कम लगे। ठीक है, लगे तो गा थोड़ा लगेगा, लेकिन वो कहते हैं कि बाहर से ऐसी फाइनेंसिंग लेके आओ कि जिससे हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो और हमें जो उसके ऊपर कॉस्ट है वो कम से कम देना पड़े। और वो जो फाइनेंसिंग का सोर्स होता है वो तो फिर हमें पता है, तो वो तो हमारा होता है डेट। जब हम डेट लेके आएंगे, डेट के थ्रू फाइनेंसिंग करवाएंगे, तो उसके ऊपर हमें एक फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो हमें रिटर्न देना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, कंपनी ग्रो करेगी, तो उससे आपका जो रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर होता है वो बढ़ जाएगा, यानी डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है? वो कहता है हाई प्रोपोर्शन ऑफ डेट क्रिएट फाइनेंशियल लिवरेज। जितना ज़्यादा डेट, यानी जो आप जो पहले भी मैंने कहा है ना कि डेट का जितना ज़्यादा पोर्शन आप यूज़ करोगे उससे ज़्यादा ही फाइनेंशियल लिवरेज पैदा होगा, यानी कि आपकी फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ जाएगा। ये याद रखना, यहाँ पे हमने प्रॉफिट जो है ना ईपीएस जो है ना अर्निंग पर शेयर उसको देखना है। और वो जो पहली वाली जो हमारी थी, वहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी थी, सेल को किया था। ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर सेल का तस्वुर होता है ईबीटी के साथ, और जो आपका ये जो डेट वाला है ना सीन, यानी यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज है, इसके अंदर आपका ईपीएस का ताल्लुक होता है आपकी ईबिट से। ये याद रखना है। ठीक है, वो बताता हूँ आगे फार्मूला आएगा। वो कहते हैं जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर होगा द कॉस्ट ऑफ डेट, डेट मतलब कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब है कि आपने जो रिटर्न देना है ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो अगर ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है उसके ऊपर जो रिटर्न है वो ज़्यादा है देन कॉस्ट ऑफ डेट, जो कॉस्ट है उससे, यानी कि आपने जो
डेट की कॉस्ट देनी है 10 रुपये, 100 रुपया मैंने ले लिया उधार, उस पे मैंने 10 रुपये देने हैं, तो मैं 10 रुपये दे दूँगा, ठीक है? मेरी प्रॉफ़िट था 100 रुपया, तो मेरे पास 90 रुपये आ गए। अब 90 रुपये मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना है, ठीक है? अगर तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने की थी 1 लाख 100 रुपया लेके बैंक में से, वो मेरी जो है ना वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है मेरी कॉस्ट से, तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी गोज़ अप, तो मेरा जो डिविडेंड होगा ना यानी कि जो शेयर होल्डर का मैंने रिटर्न देना है ना, वो मेरा बढ़ जाएगा। यानी कि शेयर होल्डर तो दरअसल कंपनी के मालिक ही होते हैं ना, उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया होता समझो। तो ये जो बात उसने की है ये वेरी इंपॉर्टेंट और ये मरूज़ी में आ रही है। क्या कहा है उसने कि अगर तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, बैंक से पैसा लेके आपने लगाया है, अगर उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वो आपका ज़्यादा है, यानी प्रॉफ़िट ज़्यादा आ रहा है ना आपको, तो किससे आपने वो जो देना है बैंक को उसकी निस्बत आपको रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो शेयर होल्डर का डिविडेंड है वो बढ़ने जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट होगा ज़्यादा तो आपने ज़्यादा जो है ना वो रिटर्न ऑन इक्विटी होगी, यानी कि आपका प्रॉफिट कंपनी में ज़्यादा होगा, जो वेल्थ है ना शेयर होल्डर की वो बढ़ जाएगी। समझ आ रही है? ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है, किससे? कॉस्ट से, डेट की कॉस्ट यानी कि जो आपने देना है ना कॉस्ट डेट के ऊपर, वो अगर कम है और आपके जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब है जो इधर डिविडेंड का जो रिटर्न यानी शेयर होल्डर का जो रिटर्न होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ये एक फार्मूला आ गया अब कि हमने अब मालूम करना है कि जो हमारा ये जो फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज जो हमने पढ़े हैं ना, तो अब जैसे हमने पहले ऑपरेटिंग लिवरेज का पीछे मैंने कि इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब जो आए हम, उसके बाद हमने फाइनेंशियल लिवरेज का पढ़ा है, तो इसी तरह इस टॉपिक की भी वही तरतीब है कि सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ेंगे, फिर हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ते हैं, जिसका मैंने कहा था सारे का सारा डिपेंडेंट होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट वाले जो एसेट है ना, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ताकि आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़े। ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ने से मुराद आपकी सेल्स बढ़े, किसके रिलेटेड? ईबिट के रिलेटेड। तो ये देखते हैं हम इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लो कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना उससे मुराद डीओएल होता है। जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होगा ना उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। ज़ाहिर है भाई, आप ये क्यों कर रहे हो सारी की सारी चीज़ें? ये इसलिए कर रहे हो कि आप रिटर्न बढ़ाएँ। तो मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी बार लेक्चरों में पीछे बताया है सारी की सारी इस फाइनेंशियल लिवरेज में, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे कोर्स के अंदर, कि जब आप रिटर्न बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है आपका रिस्क भी बढ़ रहा है। जिस चीज़ में रिस्क ज़्यादा होता है उसका रिटर्न भी ज़्यादा आप तवक्के करते हो, तो रिस्क ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा, तो हायर डीओएल होगा तो हायर रिस्क होगा। यानी कि आपने जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होगा, क्योंकि आप जब ज़्यादा लिवरेज कर रहे हो किसी चीज़ को तेज़ करके उसको उससे ज़्यादा मुनाफा कमाने जा रहे हो तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा हो रहा है। ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है? अब आ गया फार्मूला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला आ गया जी। मैंने पहले भी कहा था कि सेल्स का जिक्र करते हैं हम ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर, तो परसेंटेज चेंज इन ईबिट बटा परसेंटेज चेंज इन सेल। ऊपर वाली चीज़ जो है ना उसको देख लो, ईबिट आ रहा है, ठीक है? नीचे सेल आ रहा है, और इसका अगला फार्मूला जो है ना दूसरा, जो हमारे पास दूसरा लीवरेज आएगा उसका भी सेम इसी तरह का है, बस थोड़ी सी तब्दीली है वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन ईबिट बटा सेल है ना ऑपरेटिंग के अंदर, जो फाइनेंशियल लीवरेज है ना उसके अंदर पता क्या है? ईपीएस बटा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी है, यानी जो ऊपर वाली चीज़ है ना वो बटे में चली जाती है, और जो सेल था ना यहाँ पे, वहाँ पे हम अर्निंग पर शेयर यानी प्रॉफिट जो है ना उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबिट के हिसाब से। यहाँ पे हम सेल्स को देख रहे हैं ईबिट में तब्दीली के हिसाब से, वहाँ पे हम प्रॉफिट को देख रहे होंगे ईबिट के हिसाब से, ठीक है? देख लेना, वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, ये रट्टा लगाओ समझो जैसे मर्जी करो। बता दिया कि परसेंटेज चेंज इन ईबिट बटा परसेंटेज चेंज इन सेल जो है वो आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज देगी। मैंने पहले भी बताया ऑपरेटिंग लिवरेज का मकसद होता है सेल के अंदर तब्दीली को देखना, सेल में बढ़ोतरी जो है वो कमी जो है वो देखना। ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स वाली जो अमाउंट आई है उसमें से आपने जो सेल की तब्दीली है वो देखनी है कितनी है। उसके बाद अगर रुपीज़ के अंदर ये वाला जो फार्मूला आपने कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला था ना परसेंटेज चेंज इन ईबिट, ईबिट को जमा कर देना है फिक्स्ड कॉस्ट के साथ और डिवाइड कर देना है ईबिट के साथ। यानी ईबिट बटा ईबिट, ऊपर भी ईबिट नीचे भी ईबिट, लेकिन ऊपर एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा, प्लस कर देंगे आप उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को, तो आपके पास ये डी ओ एल 2.6 आ गया, जिसका मतलब है कि आपके उस सेल के अंदर जो तब्दीली हुई है ना ईबिट के हिसाब से वो 2.6 हुई है। जितनी अमाउंट ये 2.6 ज़्यादा होती चली जाएगी, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग बढ़ता जाएगा उतना ही रिटर्न ज़्यादा होता जाएगा, यानी बड़ी वैल्यू हमें ज़्यादा जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है ना वो बताती है। अब इसको अगर हम यूनिट में निकालना चाह रहे हैं ना, यूनिट के अंदर, तो वो हो जाएगा क्यू यानी क्वांटिटी बटा क्वांटिटी में से ब्रेक इवन पॉइंट वाली जो क्वांटिटी थी ना वो निकाल दो, तो बाकी जो आपके पास बच के आएगी वो अमाउंट आपकी यूनिट के अंदर आ जाएगी डी
SOLK, ये तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला क्या है, पर आँखें बंद करके आप ज़रा रिपीट करके देखो, परसेंटेज चेंज इन ईबिट बटा परसेंटेज चेंज इन सेल, पहला ये था। अगर मैंने उसको रुपीज़ में निकालना है, मैंने कहा था, तो मैं ईबिट बटा ईबिट ही हो जाएगा, लेकिन ऊपर एक चीज़ को ऐड कर देना है, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कर दूँगा। अब मैं अगर यूनिट में निकालना चाह रहा हूँ तो Q बटा Q माइनस QBE यानी ब्रेक इवन पॉइंट वाली जो क्वांटिटी है उसको निकाल दूँगा मैं टोटल क्वांटिटी में से, और ऊपर जो क्वांटिटी टोटल आ रही होगी उसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यूनिट के अंदर जो DL की अमाउंट आ जाएगी। अब आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। मैंने कहा था फाइनेंशियल लीवरेज का ताल्लुक है आपके प्रॉफिट से। जो प्रॉफिट क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, EPS, यानी कितना आपने जो है ना वो अपने प्रॉफिट में से शेयर दिया है अपने शेयर इक्विटी होल्डर को, ठीक है। उसके बाद देख लो आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो है ना DFL, वो भी जितना ज़्यादा होगा वो भी उतना ज़्यादा, हायर DFL शोज़ हाई रिस्क। वही बात है, ये चीज़ भी ज़्यादा होगी तो जिसका मतलब है रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। अब देख लो इसका फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS बटा परसेंटेज चेंज इन EBIT, यानी कि वहाँ पे जो बटे ऊपर आ रही थी ना चीज़, वो बटे में हो गई है, और नीचे वाली जो आपकी सेल थी वहाँ पे अब ऊपर जाके वो क्या बन गई है, EPS बन गया। बस ये याद रखना है, यानी बटा तब्दील कर दिया आप लोगों ने, जो चीज़ ऊपर थी वो नीचे ले आए, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आई है तो सेम वही रही है, EBT ही रही है, लेकिन नीचे वाली ऊपर गई है तो वो सेल की बजाय अब EPS बन गई है। तो ये ज़हन में रखना है बस आप लोगों ने, इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि बातें अब आप लोगों को और ज़्यादा वो करूँ। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो है ना वो फार्मूला देख लो कि नीचे वाली जो थी ना, अभी यहाँ पे परसेंटेज चेंज होगी तो वो EBIT माइनस इंटरेस्ट कर दोगे आप लोग, क्योंकि जब आपने क्या करना है भला, जब डेट लिया होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है ना उसका मतलब दरअसल है कि डेट की अमाउंट को बढ़ा के आप लोग जो है वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहे हो, अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना चाह रहे हो। तो जो डेट होता है ना वो होता है बच्चों कि उसमें से आपने इंटरेस्ट देना होता है। तो EBT जो था ना यहाँ पे, वहाँ पे भी ऊपर EBT था, नीचे EBT था, वहाँ पे जो पिछला फार्मूला था। जब दूसरे स्टेज पे हम गए थे ना वहाँ पे, जहाँ पे मैंने कहा था कि ये अब आप लोगों ने डिग्री निकाली थी पहले, तो फिर हमने कहा था रुपीज़ के अंदर निकाल रहे हो, तो रुपीज़ के अंदर क्या था भला कि EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बटा EBIT आ रहा था वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर EBIT है, EPS की जगह पे EBIT ही आया है, क्योंकि वहाँ पे भी जो बटे में हमने सेल की जगह पर रिप्लेस किया था वो EBIT ही था। तो ये नीचे वाली चीज़ ऊपर जाके सेल बन EPS बनी है ना, सेल पिछले फार्मूले के जो सेल थे नीचे वो ऊपर जाके EPS बन गई है। तो उसके बटे के अंदर हमने EBIT लगाया था, तो यहाँ पे भी ऊपर जब ये चली जाएगी तो उधर EBIT ही लगाना है। EPS का भी EBIT बनेगा और सेल का भी EBIT ही लगेगा। अगर वो बटे में था तो बटे में EBIT आ रहा था, यहाँ ऊपर चला गया EPS तो ऊपर चला गया EBIT, बस। और तब्दीली हुई थी बस EBIT के अंदर, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। वहाँ पे EBIT की तब्दीली के अंदर हमने क्या किया था, EBIT प्लस कर दिया था फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, और यहाँ पे हमने कर देना है EBIT में से माइनस कर देना है डेट को, यानी कि अपने इंटरेस्ट को जो हमने डेट के ऊपर देना है। तो डेट की अमाउंट होती है ना यहाँ पे, तो ये चीज़ देख लेनी, EBIT बटा EBIT माइनस इंटरेस्ट हो जाएगा। अब अगर हम रुपीज़ में निकालना चाह रहे हैं तो EBIT बटा EBIT माइनस आई, यानी यहाँ तक तो वही फार्मूला है जो हमने पीछे अब ये पढ़ के आए हैं। एक चीज़ और ऐड कर देनी है जब रुपीज़ में निकालना है, कि जो प्रीफर्ड डिविडेंड होगा ना उसके ऊपर भी तो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। आप हो सकता है आप जो है वो बजाय उधार डेट लेने के आप कह देते हो कि मैं भाई प्रीफर्ड शेयर जो है ना वो शेयर इशू कर देता हूँ। अब वो क्यों करोगे, वो इसलिए करूँगा कि भाई प्रीफर्ड शेयर के भी तो ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट देना पड़ती है ना मुझे। जो प्रीफर्ड शेयर होता है उनका डिविडेंड भी तो फिक्स होता है ना, तो हो सकता है वो फिक्स जो है वो डिविडेंड अगर यूज़ करने जा रहे हैं तो उससे भी तो ये फार्मूला जो है वो अखज़ किया जा सकता है, ये वाली अमाउंट का प्रॉफिट हासिल किया जा सकता है। हमने तो दरअसल यही कहा ना कि फिक्स्ड कॉस्ट वाले फाइनेंशियल सोर्सेज आप लेके आओ, तो वो चाहे आप बैंक में से लोन ले लो, और दूसरा ये भी चांस है कि आप प्रीफर्ड शेयर को इशू कर दो। कॉमन को ना करो, कॉमन का तो फिक्स होता ही नहीं है, वो तो मिलेगा ही नहीं आपको, कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो तो मिल गया, बाज़ का तो नहीं भी मिलता। लेकिन जो प्रीफर्ड शेयर होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि जब डिविडेंड होता है उनका फिक्स होता है। जो फिक्स इसका मतलब है वो सोर्स हुआ फिक्स फाइनेंसिंग का, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि EBIT बटा EBIT माइनस इंटरेस्ट, यहाँ तक वो चीज़ सेम है। अगर वो उसका हुआ मतलब डिविडेंड का हुआ, प्रीफर्ड शेयर का हुआ, तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं PD, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट बटा 1 माइनस टी हो जाएगा, यानी 1 माइनस टैक्स रेट। यहाँ पे जो 1 माइनस टैक्स रेट होता है ना, वो 100 में से जो टैक्स रेट आपका निकलना था ना वो आप निकाल देते हो। जब देखो ना, जब डिविडेंड लोगे तो उसके ऊपर आप लोगों को टैक्स नहीं पड़ेगा ना, वो टैक्स पड़ेगा ना। तो 100 में से कितना टैक्स आप दोगे, तो वो टैक्स जो है ना वो आपने, क्योंकि वहाँ पे तो इंटरेस्ट होता है, वहाँ पे टैक्स नहीं होता। यहाँ पे आपको टैक्स पड़ता है जब आप डिविडेंड वगैरह जो है ना वो आप फिक्स डिविडेंड दे रहे होंगे, तो उस वक्त आपको जब प्रॉफिट होगा तो आपको पहले जो है वो डिविडेंड देने के बाद फिर वो टैक्स वगैरह लगता है, ठीक है। तो 1 माइनस टी कर दोगे आप लोग, फार्मूलाज वानी रट लो, पता होना चाहिए हर चीज़ का। तो आप देख लो फिर ये अमाउंट जब निकालोगे आप लोग तो आपके पास 3.5 आ जाएगा। जितनी 3.5 की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी,
डीएफएल ज़्यादा होता जाएगा उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन आपका उसके साथ रिस्क भी बढ़ेगा। जहाँ पीडी से मुराद वहाँ पे क्या है भला, प्रीफर्ड डिविडेंड है, एंड टी इज़ द टैक्स रेट है। ये फार्मूला का पता नहीं चाहिए, रुपीज़ के अंदर है ये वैल्यू। अब इस फार्मूले को इसको, और वो जो दूसरा फार्मूला हमने पहले ना निकाला एक, कौन सा बोला, उनको ज़रब देना। अब हमने निकालना है इनका दोनों का मजमुआ, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। अब पहले हमने निकाला है ऑपरेटिंग लिवरेज, फिर हमने निकाला है फाइनेंशियल लिवरेज। फॉर एग्जांपल ये पहले हमने निकाला था फाइनेंशियल लिवरेज और अब निकाला है ऑपरेटिंग लिवरेज। अब मैं कहूँ कि अगर मुझे टोटल डिग्री ऑफ लिवरेज चाहिए, मतलब कि डिविड जो हमने फाइनेंशियल लिवरेज निकाला है वो भी, और जो हमने ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला है उसकी भी। डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज से क्या मुराद है कि ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों को आपस में ज़रब दे दो। क्या दे दो? ज़रब। जमा नहीं करना, ज़रब दोगे हम। व्हाट इज़ द टोटल लिवरेज? टोटल लिवरेज से क्या मुराद है? वो कहते हैं चेंज इन ईपीएस विद रेफरेंस टू दी चेंज इन सेल, यानी कि ईपीएस की किसके हिसाब से, सेल के हिसाब से तब्दीली का नाम जो है वो क्या कहलाता है? टोटल लिवरेज कहलाता है। अब ये क्या बात हुई भाई, ईपीएस बटा ये सेल से क्या मुराद है? देखो हमने पहला फार्मूला जो पढ़ा था ना, कौन सा भला, ऑपरेटिंग लिवरेज का, वो क्या पढ़ा था भला? मैंने कहा था कि परसेंटेज चेंज इन ईबिट बटा परसेंटेज चेंज इन सेल, बटे में सेल था, ऊपर ईबिट था। और जो मैंने आपको फाइनेंशियल लिवरेज में बताया वो क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बटा परसेंटेज चेंज इन ईबिट। जब इसके ऊपर ईबिट, इसके ऊपर जो है ना वो है ईपीएस, बटे में है ईबिट, और इसको अगर हम ज़रब दे देंगे दूसरे के साथ, यानी कि किसके साथ भला? ऑपरेटिंग के साथ, जिसके ऊपर था ईबिट बटा सेल था बटे में। तो ये क्या होगा कि ईबिट से ईबिट ज़रब कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। ईबिट बटा सेल ज़रब अगर हम करेंगे ईपीएस बटा ईबिट के, तो ईबिट से ईबिट कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बटा सेल के। तो ईपीएस बटा सेल ये इसलिए आया कि टोटल को दोनों को जब ज़रब दिया जाता है ना, तो फिर हमारे पास टोटल जो है वो लिवरेज आ जाएगा। दोनों के लिवरेज को मिलाने से जो भी हमारे पास फार्मूलोज को मिलाने से जो भी आंसर आएगा ना, वो हमारा टोटल लिवरेज कहलाएगा। दोनों फार्मूलों को अब हम मिलाएंगे और उनको आपस में चिल्ले पाई ज़रब देंगे, जब तो जो चीज़ें कट रही होंगी उसके बाद जो आएगा वो हमारे पास टोटल लिवरेज का फार्मूला होगा। उसके बाद देख लो इसका कंबाइन इफेक्ट जो होता है ना ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज का, वो हमारे पास टोटल लिवरेज कहलाता है। ये तारीफ है। उसके बाद प्रोडक्ट होता है डीओएल ज़रब डीएफएल का। कैसे? देखो पहला देखो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बटा परसेंटेज चेंज इन सेल जो है ना वो आ जाएगा। ये फार्मूला कैसे आया कि डी ओ एल ज़रब डी एफ एल, जो फार्मूला मैंने बताया था, डी ओ एल का फार्मूला क्या था भला कि ईबिट बटा सेल, और डी एफ एल का क्या था? ईपीएस बटा ईबिट। तो ईबिट से ईबिट कैंसिल हो जाएगा, तो ईपीएस बटा, मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, भेजूंगा ग्रुप में, वो आप लोगों ने देख लेनी है। आप लोगों को ना समझ आ जाएगी कि ये फार्मूले किस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह आए हैं। अब ये फिर आपके पास आ जाएगा कि डायरेक्ट डी ओ एल दिया हुआ डी एफ एल दिया हो तो ज़रब दे लोगे सिंपल आप लोग। अगर ये नहीं दिया हो तो फिर आप लोगों ने डी टी एल का फार्मूला, ये ऊपर वाला जो है ना ये भी याद रखना है। ये कैसे आया भला? मैंने पहले भी बताया बच्चों आप लोगों को कि ईबिट बटा सेल था ना जो पहला फार्मूला, वो उसको ज़रब दे दिया आप लोगों ने जो डी एफ एल का फार्मूला था ना उसके साथ। और वो कौन सा था? ईपीएस बटा ईबिट के। तो इसके बटे में ईबीएट आ रहा है, इसके बटे में ईबिट ईबिट आ रहा था, इसके ऊपर जो है ना वो न्यूमरेटर में ईबिट आ रहा था। तो इसका जो बटे वाला ईबिट होगा वो इसके न्यूमरेटर वाले ईबिट से ज़रब हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसके ऊपर जो थे ना ईपीएस, और इसके जो बटे में था ना सेल्स, वो फिर इस तरह बन जाएगा कि ईपीएस बटा सेल्स आ जाएगा। ये दरमियान में तकसीम की अलामत लगी हुई है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बटा परसेंटेज चेंज इन सेल आ जाएगा। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमने एक और फार्मूला निकाला था, मैंने आप लोगों को बताया था कि डी ओ एल, यानी पीछे जाके स्लाइड में बेशक आप देख लो, वहाँ पे मैंने एक फार्मूला दिखाया था कि वो फार्मूला पता किस तरह था? ईबिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बटा ईबिट था। और एक जो दूसरा था ना सेल, जो सेल वाला, यहाँ पे जो डी एफ एल वाला, उसके अंदर एक फार्मूला था बटे में था जिसके ईबिट माइनस आई माइनस पी डी इंटू वन माइनस टी। तो इसके बटे में मौजूद ईबिट और इसकी पावर में ऊपर मौजूद ईबिट जो है ना वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर रह जाएगा ईबिट प्लस एफ सी बटा ईबिट माइनस आई माइनस ये पी डी। तो इस तरह ये भी मिलाने के बाद ये भी फार्मूला वो दे सकता है कि अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दी होगी, ठीक है, इंटरेस्ट दिया होगा, प्रीफेयर डिविडेंड दिया होगा, टैक्स रेट दिया होगा। तो अब वो कह देगा भाई हमें जो है ना वो डिटेल बताओ। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो रिस्क एंड लीवरेज से क्या मुराद है? अब वो कहता है रिस्क से मुराद अनसर्टेनिटी है, यानी कि किसी भी चीज़ का ना गैर मुतवक्की होना है, गैर यकीनी होना है कि वो भाई उसके अंदर रिस्क हो सकता है। प्रोबेबल डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी आप जो किसी भी चीज़ से एक्सपेक्ट रिटर्न कर रहे होते हो उससे कितना दूर है आपका
वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो उसका नाम रिस्क है। अब रिस्क एंड लिवरेज से क्या मुराद है जी, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? होता है लिवरेज इन्हांस रिटर्न। लिवरेज जब आप बढ़ाते हो तो उसका मतलब यही होता है, आपका मकसद यही होता है कि आप रिटर्न यानी प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे होते हो, ठीक है? यानी सेल्स बढ़ाते हो आप लोग ऑपरेटिंग के अंदर, और प्रॉफिट बढ़ाने का ताल्लुक आपका होता है फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर। और यहाँ पे आप फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के जो कंपोनेंट होते हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करते हो, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनको वहाँ पे जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है उसके अंदर कोशिश करते हो कि उनको फिक्स करके आप लोग सेल बढ़ा लो, और यहाँ पे आप लोग फाइनेंशियल के अंदर रिटर्न बढ़ाने यानी प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हो, ठीक है? यहाँ पे आप फाइनेंस जो है ना उसको देखते हो, और वहाँ पे आप लोग ऑपरेटिंग जो एक्शन होते हैं ना, ऑपरेशंस होते हैं, एक्टिविटी, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट वाली, उनकी आप जो कॉस्ट होती है उसको फिक्स करने की कोशिश करते हो। रिटर्न कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो रिटर्न होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मैयर करते हो आप लोग दरअसल रिस्क मालूम करने के लिए कि हाई देखो ना, अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन तीनों चीज़ों का DOL, DFL और DTL जो है ना, वो जितनी इनकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा, उतना ही, जिसका मतलब है आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। भाई रिटर्न बढ़ेगा तो आपका रिस्क भी बढ़ेगा, ठीक है? आप जहाँ पे भी आपको जो रिस्क ज़्यादा होता है ना, आप कहीं भी कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आप वहाँ पे करते हो जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिले, तो वहाँ पे आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है, ये भी याद रखना है। रिस्क जिस जगह पे ज़्यादा होगा ना वहाँ पे रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ रिटर्न ज़्यादा होगा वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो DOL, DFL, DTL तीनों के अंदर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बढ़ाना होता है, प्रॉफिट बढ़ाना होता है, इन्हांस द प्रॉफिट, इन्हांस द रिटर्न होता है। तो जब इन्हांस द प्रॉफिट रिटर्न कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके जो है वो हाई रिस्क होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद बच्चों आगे आपके पास जी ये आखिरी स्लाइड है हमारी, ठीक है? इस स्लाइड के अंदर वो कह रहा है कि आप DOL में देखो और DFL में देखो, DTL में देखो। DOL क्या था भला? ये था हमारे पास यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। वो कहता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज से मुराद है कि स्मॉल चेंज इन सेल। जब आप सेल के अंदर थोड़ी-सी भी तब्दीली करोगे तो वो आपके प्रॉफ़िट के अंदर बहुत बड़ी जो है ना वो तब्दीली लेके आ सकता है। दूसरे नंबर पे DFL में क्या करोगे? मैंने पहले भी बताया ऑपरेटिंग लिवरेज का ताल्लुक किससे था भला? सेल्स के साथ ताल्लुक है। सेल्स में तब्दीली प्रॉफ़िट में तब्दीली करेगी, और जो DFL का ताल्लुक था ना वो था आपके प्रॉफ़िट के साथ। बताया था ना मैंने। तो फाइनेंशियल के अंदर आपको जो है वो प्रॉफ़िट के साथ ताल्लुक होता है, ऑपरेटिंग के अंदर आपको सेल्स के साथ ताल्लुक होता है। तो अगर वो कह रहा है थोड़ा बहुत भी आपने तब्दीली की फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, तो वो आपके EPS यानी अर्निंग पर शेयर जो है ना आपके यानी कि जो रिटर्न है शेयर होल्डर का उसके अंदर काफ़ी बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है। उसके बाद आ गया DTL। DTL होता है टोटल दोनों चीज़ों का। जब टोटल था उसके अंदर हमने देखा है वो आपकी सेल और EPS की हमेशा रेशो होती है, क्योंकि इन दोनों को ज़रब दिया था तो हमने सेल्स बटा EPS यानी प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट ज़रब हो जाएगा और बाकी रह जाएगा हमारे पास EPS। तो यहाँ पे देख लो कि जो प्रॉफिट दरअसल देखो बच्चों जो प्रॉफिट होता है ना यहाँ पे प्रॉफिट उससे मुराद EBIT है। EBIT से मुराद है अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, यानी कि आपने ना अभी तक इंटरेस्ट पे किया है, ना ही आपने आप अभी तक टैक्स दिया है, तो उस वक़्त तक आपके पास जो अमाउंट पड़ी होती है ना जब आपने ना ही अर्निंग का मतलब है यानी कि कमाई, बिफोर का मतलब है पहले, इंटरेस्ट से मुराद है इंटरेस्ट के और टैक्स से मुराद है टैक्स के, यानी कि टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले, यानी अभी तक पे नहीं किया आप लोगों ने, उसमें अभी करना है आपने, इंटरेस्ट भी और टैक्स भी पे करना है। तो ऐसी अमाउंट जिसके अंदर अभी इंटरेस्ट की भी अमाउंट मुलव्वस है और इंटरेस्ट भी मुलव्वस है और टैक्स भी मुलव्वस है, उस अमाउंट को आपने सिर्फ प्रॉफिट का नाम देना कि ये प्रॉफिट आया अभी तक। और जब आप इसमें से निकाल दोगे ना अपने टैक्स को भी, इंटरेस्ट को भी, सारा कुछ निकाल दोगे, तो उसके बाद आपके पास जो है ना वो आपके पास EPS आ जाती है, ठीक है? तो वो कहता है अब जो स्मॉल चेंज होगी ना आपकी सेल के अंदर, वो आपके EPS के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ सकती है। इनका वही बात है कि सेल ओवर वो EPS ओवर सेल होती है, और ये सारी चीज़ें वही बात की है उसने। तो ये बच्चों सारा कुछ ज़बानी याद होना चाहिए, मरूज़ी आ सकती है, यहाँ पे शॉर्ट आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा सिलेबस पूरा हो गया। अब फाइनल तक का मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलूँगा आप लोगों को बाद में। अब आप लोगों को आएँगी यहाँ पे जो ये आपके MCQs वाले लेक्चर, जिसके अंदर मैं सारी की सारी फाइलों को समझाऊँगा, बताऊँगा। आप लोगों ने वो भी देख लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।